नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देवा इस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सीरीज और इसका सेट 11 है। हर सेट में हम 10 प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित करते हैं और ये 10 प्रश्न होते हैं पिछले 25 वर्षों में पूछे गए यूपीएससी की सीएसई परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में। यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों को हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं और ये 1995 से लेकर 2019 तक के सवाल जो पिछले 25 वर्षों में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। और मैं आपको बता दूं हम पिछले लेक्चर्स में प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधी सारे लेक्चर के एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनको यदि देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, आप उन लिंक की सहायता से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, फिर आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स तक पहुंचा जा सकता है। अब तक की वीडियो हिंदी भाषा में मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं या कौन सा सही है हमको बताना है। ये सन 2006 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए कथन को हम चेक करते हैं। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन सही नहीं। यहाँ पे इन्होंने जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। तो यहाँ पे जो पेरिस है ये इस कारण यहाँ पे ये गलत हो गया। पहला कथन यहाँ पे गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रह चुकी है। अगला है मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। हाँ, ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन 1 2 3 2 3 केवल 1 2 केवल 3। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आंसर है इसका बी। ठीक है, मैडम कामा ने जर्मनी में 1907 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय तिरंगा लहराया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया यहाँ पे बी। पहला कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सन 2006 में यह सवाल पूछा गया। रक्षा, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि, इनमें से या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो रक्षा विभाग था वो था बलदेव सिंह के पास, बलदेव सिंह जी के पास। ठीक है, और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। ठीक है, तो ये दो तो नहीं है। अगला है खाद्य एवं कृषि, खाद्य तथा कृषि। हाँ, तो ये विभाग इनके पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, आंसर इसका सी। आंसर इसका सी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य तथा कृषि मंत्रालय था और इस सरकार में रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास, और विदेशी मामलों राष्ट्रमंडल संबंध जो संबंध थे वो जवाहरलाल नेहरू के पास थे। तो आंसर है इसका सी। अगला सवाल है कथन और कारण से संबंधित ये सवाल है। देखते हैं, कथन चेक करते हैं। विविल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो सदस्य इनकी संख्या यहाँ पे समान होती थी कार्यकारी परिषद में। इसके लिए कारण दिया गया है, विविल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये जो कथन दिया गया है इसका कारण यहाँ पे है। तो क्या ये कारण सत्य है? नहीं, ये कारण गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं था। और सिर्फ कथन यहाँ पे कथन ए सही है। ठीक है, सन 2007 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे केवल जो कथन ए सही है और कारण आर गलत है, ऐसा वाला हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है। ठीक है, आंसर इसका सी। वेवल योजना जून 1945 के शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, आंसर इसका सी। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी? सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार मैसाकर की घटना घटी। किसके कारण घटी? ये सवाल 2007 में पूछा गया। दी आर्म्स एक्ट, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दी रॉलेट एक्ट या फिर दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये जो मैसेकर था, जो जनसंहार की घटना जो घटी थी वो घटी थी दी रॉलेट एक्ट के कारण। ठीक है, आंसर इसका सी। जानते हैं इसके बारे में। और
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जब अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जगह जगह पर जनसभाएं की जा रही थी और रॉलेट एक्ट मार्च 1929 में पारित हुआ। इसके अनुसार शक के बिना पर किसी को भी बिना मुकदमा के 2 वर्ष तक बंदी बनाया जा सकता। इस कारण ये इसका विरोध हो रहा था। तो आंसर है इसका सी, डी, रॉलेट एक्ट। ठीक है, आंसर है सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? तो ये सवाल काफी बार पूछा जा चुका है। हमने अभी कम से कम 3 बार के आसपास ये सवाल रिपीट होते देखा है। सन 2007 में सवाल आया हुआ है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे अहमदाबाद में इन्होंने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था, नहीं किया था? ठीक है, ये इन्होंने नहीं किया था। बारदोली फेमस है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, और यहाँ पे इनके नाम के आगे सरदार लगा था। ठीक है, खेड़ा नहीं, खेड़ा में सर्वप्रथम नहीं गए, ये गए थे चंपारण में पहली बार गए थे। और किसके रिकमेंड में गए थे, या फिर किसके आग्रह में, सॉरी रिकमेंड नहीं, ये आग्रह, किसके आग्रह में गए थे? तो ये गए थे राजकुमार शुक्ल के आग्रह में, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह में। ये कई बार पूछा गया सवाल कि किसके आग्रह में ये गए थे। तो ये इनके आग्रह में गए थे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह में, और ये गए थे चंपारण। आंसर इसका सी। पहला सत्याग्रह इन्होंने चंपारण में किया था, बिहार के चंपारण में। ठीक है, 1917 में। आंसर है इसलिए इसका सी। अगला सवाल है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंद दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। सन 2007 में पूछे गया सवाल है। तो आप जानते हैं जो एक व्यक्ति है जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, 2 देशों के राष्ट्रगान के रचयिता के रूप में एकमात्र व्यक्ति ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी। आंसर है इसका डी। आंसर है डी। यह गीत 1905 में बंगाली में लिखा गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गीत की रचना की, वो है भारत और बांग्लादेश। ठीक है, आंसर है इसका डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया? नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया। सन 2008 में सवाल पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, M.G. डोनाल्डे, G.K. गोखले या फिर B.G. तिलक। तो ये व्यक्ति है गोपाल कृष्ण गोखले, G.K. गोखले जी। आंसर है इसका सी। गोपाल कृष्ण गोखले ने नाइटहुड की उपाधि तथा काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आंसर है इसका सी, जी के गोखले। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? 2008 में सवाल पूछा जा चुका है। लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, वी.डी. सावरकर या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर है इसका सी। और ये कब बनाई? या फिर इसकी स्थापना पूछा जा सकता है। ये है, इसकी स्थापना 1941 में की गई। ठीक है, या फिर 1941 में ये सेना बनी, ऐसा कहा जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर्स सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। 2008 में सवाल पूछा गया है। शाइमन कमीशन, शिमला सम्मेलन, क्रिप्स प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन। तो ये है आंसर है इसका बी, शिमला सम्मेलन। ठीक है, जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक योजना भारतीयों के समक्ष रखी, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। वेवेल योजना। ठीक है, आंसर है इसका बी। आंसर है बी। ठीक है, आज का अगला और आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? 2008 में सवाल पूछा गया। अरविंद घोष, आरसी दत्त, सैयद अहमद खान या फिर वीर
राघवाचारी। तो ये है इसका आंसर ए, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने जो अरविंद घोष थे, अरविंद घोष के कैम्ब्रिज के दिनों के मित्र के.जी. देशपांडे ने अरविंद घोष से प्रार्थना की कि राजनीतिक मुद्दों पर कुछ लिखें। तब अरविंद घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की श्रृंखला निकाली, जिसमें कांग्रेस की धर्मदलीय नीतियों की कड़ी आलोचना की गई थी। कांग्रेस की धर्मदलीय नीतियों की कड़ी आलोचना यहाँ पे की गई थी। आंसर है इसका ए, आंसर है ए अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष इसका आंसर है। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एस अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।